गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का 7वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे ज़रूर देखें। हमने 6 पार्ट्स में पढ़ा था लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप, फिर हमने जाना था नदी के कार्य के बारे में, फिर हमने जाना था कि नदी घाटी के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर रीजन, मिडल रीजन और लोअर पार्ट। और इन तीनों पार्ट्स के अंदर ही हमें जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं वो अलग अलग देखने को मिलती है। फिर हमने पढ़ा था भूमजल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और ग्राउंड वाटर के बारे में हमने जाना था कि इसमें कितने टाइप्स के आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ प्रकार यहाँ पर पढ़ने को बाकी रहते हैं, जो कि हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिम नदीय प्रक्रियाओं के बारे में, जिसको बोलते हैं ग्लेशियल प्रोसेस। चलिए फिर पहले हम जान लेते हैं कि हमने भूमजल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि भूमजल के अंदर इतने टाइप्स के आपको माफ़ कीजिएगा, लैंडफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृतियाँ। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि यूवाल्स क्या होता है और नेचुरल ब्रिजेस ये कैसे बनते हैं। हम आज की वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए फिर जानते हैं यूवाल के बारे में। तो देखिए, यूवाल को यहाँ पर समझने से पहले हम एक शब्द को यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप इस शब्द को समझ लेंगे तो फिर आपको यूवाल को समझने में इतनी परेशानी नहीं होगी। वो शब्द है कार्स्ट। इसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं, कार्स्ट, ठीक है। तो जानते हैं कि कार्स्ट होता क्या है। कार्स्ट एक प्रकार का परिदृश्य है जहाँ आधारशिला के घुलने से सिंकहोल, डूबती धाराएं, गुफाएं, कुछ इस प्रकार के आपको स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो देखिए, एक्चुअली में कास्ट होता क्या है, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं कास्ट। अब देखिए, ये जो लैंडफॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर जो गुफाएं जो देखने को मिल रही हैं, ये देखिए, ये जो गैप्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कास्ट। अब ये बनते कैसे हैं, तो देखिए, कुछ चट्टानें होती हैं जो पानी के संपर्क में आते ही मेल्ट डाउन होना शुरू कर देती हैं, जैसे कि चूना पत्थर। देखिए, जो चूना पत्थर, ये जो चट्टानें होती है ना, जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वैसे ही मेल्ट डाउन होना शुरू कर देती हैं। और चूना पत्थर के घुलने के कारण हमें अलग प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। ये जो लैंडफॉर्म जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपको जो छेद देखने को मिल रहे हैं, ये छेद बने कैसे हैं, ये बने हैं चूना पत्थर के घुलने से, ये इस तरह के छेद बने हैं। तो देखिए, देखिए, जो चट्टानें जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उनसे सिर्फ कास्ट ही नहीं बनते, बल्कि और भी तरह के लैंडफॉर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इससे सिंकहोल बनते हैं, डूबती धाराएं, और या फिर जो हमारी जो गुफाएं जो बनती हैं, वो कुछ इसी प्रकार के माध्यम से ही बनते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि कास्ट होता क्या है। तो फिर चलिए जानते हैं कि फिर यूवाल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो यूवाल, ये जो शब्द है, ये शब्द लोकल लैंग्वेज से निकला हुआ शब्द है। जैसे कि किन किन देशों में ये यूज़ किया जाता है, तो देखिए, ये किया जाता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, इस तरह के कई सारे देश हैं जहाँ पर इस तरह के लोकल शब्द यानी यूवाल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि यूवाल का विज्ञान के रूप में इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखिए, भूविज्ञान में यह एक बंद क्रस्ट अवसाद को दर्शाता है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये अवसाद क्या होता है। तो देखिए, जो अवसाद होता है, ये होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। क्या होता है ये, वेस्ट मटेरियल। अब आपने यहाँ पर पहले ही समझ लिया था कि भाई कास्ट क्या होता है। देखिए, ये जो कास्ट होता है, ठीक है, हमने जाना था कि जो चट्टानें जो पानी के अंदर घुल जाती हैं और उससे जो लैंडफॉर्म जो हमें जो देखने को मिलता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है कास्ट। जैसे इसके अंदर सिंकहोल आते हैं, गुफाएं आती हैं, ठीक है। अब लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, जो पदार्थ जो घुल करके गया, मान के चलिए ये पानी है, ठीक है। पानी के अंदर
क्या घुल गई? चट्टानें घुल गई। ठीक है, क्या घुल गई? चट्टानें घुल गई। अब देखिए जब ये पानी के अंदर जब चट्टानें घुल जाएंगी तो फिर जब ये पानी कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा तो इन चट्टानों को क्या करेगा? ये डंप करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये जो वेस्ट जो मटेरियल है, ठीक है, जब ये वेस्ट मटेरियल जब किसी जगह पे घिर जाएगा, ठीक है, एक भूभाग आमतौर पर लंबी मिश्रित संरचना का होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये जो कास्ट से जो अवसादें जो बनी है, जो वेस्ट मटेरियल बना है, ये वेस्ट मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उसी जगह को हम क्या बोलेंगे? उस जगह को हम बोलेंगे युवाल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आपको ये जो इमेज जो दिख रही है, जो आपको जो डायग्राम जो दिख रहा है, देखिए ये जो शेप है ना, इसी तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं युवाल बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर युवाल क्या होता है और कास्ट क्या होता है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको यहाँ पे बाइंड अप कर देता हूँ। तो देखिए जो कास्ट क्या होता है, जब पानी के कांटेक्ट में कोई ऐसी चट्टानें आती है जो मेल्ट डाउन हो जाती है, पानी के संपर्क में आती है, तो उस मेल्ट डाउन हो जाने के कारण एक तरह का क्या बनता है? एक तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, जैसे कि वो सिंक होल बन जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको कास्ट की इमेज यहाँ पर दिखाई थी। इस तरह की जो लैंडफॉर्म बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी युवाल क्या था? जो कास्ट से बने हुए जो अवसाद थे, यानी कि जो कास्ट का जो वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, जैसे जो छोटे छोटे जो चट्टानें जो घुल मिल करके जो वहाँ से बह गई थी, तो कहीं ना कहीं जाके वो पानी उसे डंप तो करेगा। ठीक है, तो उस तरह के कास्ट से बने हुए अवसाद, देखिए ये जो कास्ट के जो अवसाद यहाँ पर क्या हो गया था? डंप हो गया था सारा। तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं युवाल। चलिए फिर आपको समझ में आ गया होगा कि युवाल क्या होता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है हमारा पोनोर। अब देखिए पोनोर की डेफिनेशन तो इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर बड़ी लग रही होगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होगी, तो एक्चुअली में ये है कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पोनोर है क्या। ये जो आपके सामने जो गड्ढा जो देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोनोर। ठीक है, अब देखिए जो सिंक होल है ना, सिंक होल पोनोर से अलग है। सिंक होल काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, पोनोर इसका छोटा सा भाग है जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है। ये जो गड्ढा देखने को मिल रहा है इसी को हम बोलते हैं पोनोर। अब हम इसको ना इसके डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, शब्दों को समझ लेते हैं कि पोनोर होता क्या है। तो देखिए एक पोनोर एक प्राकृतिक उद्घाटन है जहां सतही जल भूमिगत मार्ग में प्रवेश करता है। तो देखिए पोनोर है क्या? ये जो आपके सामने ये जो गड्ढा दिख रहा है, तो इसी गड्ढे के अंदर जो भूमिगत जल, देखिए जो सरफेस जो वाटर होता है, जो हमारी ज़मीन के ऊपर बहने वाला पानी होता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। ये जो पानी है, पानी क्या जाता है? इन गड्ढों के रास्ते से ये जाता है ज़मीन के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस लाइन में यही लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। वे कार्स्ट परिदृश्य में पाए जा सकते हैं जहां भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान आमतौर पर झरझरा चूना पत्थर चट्टान का प्रभुत्व है। तो देखिए इस लाइन का आप जरा मतलब समझिए। इसमें है क्या कि इस तरह की जो लैंडफॉर्म है, जो हमारा जो पोनोर है, ये किन जगहों पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये कार्स्ट वाले इलाके में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये कार्स्ट वाले इलाके में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भाई देखिए जो कार्स्ट हमारे बनते हैं, किससे बनते हैं? जब चूना पत्थर पानी के कांटेक्ट में आता है, जिससे चूना पत्थर मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक अलग तरह का क्या बनता है? लैंडफॉर्म बनता है, यानी कि गड्ढे, सिंकहोल देखने को मिलते हैं, पोनोर देखने को मिलते हैं ना। तो ये जो गड्ढा जो आपको जो देखने को मिल रहा है, ये गड्ढा भी किससे बना है? ये बना है एक तरह का सिंक होल है, यानी कि इसकी जो चट्टानें थी वो चट्टानें जो चूना पत्थर से बनी हुई थी, है ना, और पानी के कांटेक्ट में आते आते ही वो पिघल गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गड्ढा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पोनर्स धारा या झील के पानी को लगातार बहा सकते हैं या कभी कभी एल्टावेल्स के समान स्प्रिंग्स के रूप में काम कर सकते हैं। रूपात्मक रूप से पोनोर बड़े गड्ढे और गुफाओं, बड़ी दरारों, गुफाओं, छोटी दरारों के नेटवर्क और तलछटों, जलोढ़, नालियों के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो
पूरी जो राम कहानी है, इस राम कहानी का मतलब ये है कि ये जो पोनोर, ये जो इस तरह के जो गड्ढे हैं, वो हो सकता है कि ये गड्ढे किसी झील से जाकर के मिले, या किसी नाले से जाकर के मिले, या फिर हो सकता है किसी छोटी नदी मुहानों से जाकर के मिले। ठीक है, क्योंकि ये जो गड्ढे होते हैं, ये गड्ढे एक तरह से लिंकेज का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए इस गड्ढे का ये लिंक, ये जो सिरा है, एक सिरा है, तो इसका जो दूसरा सिरा होगा, हो सकता है वो किसी नदी, झील या झरने, जो भी आप मान के चलिए कोई भी रिवर बॉडी है, वो उससे जाकर के मिलती है। ठीक है, तो मोटे तौर से जो यहाँ पे जो कहानी जो लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि पोनोर बना कैसे बना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चूना पत्थर मेल्ट डाउन हो जाता है, तो उससे ये गड्ढे बने। ठीक है, और ये पोनोर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर ये राम कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको एक सिंपल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर बताया है अभी। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल ब्रिजेस। तो आपके सामने ये जो इमेज है, ये है हमारा प्राकृतिक बांध। ठीक है, नेचुरल ब्रिजेस है। अब देखिए ये जो नेचुरल ब्रिजेस है, ये बने किस तरह से होंगे, इसके बनने की कुछ कहानी होगी। जैसे कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से ले, तो ये पहले रूप में ये बने होंगे नदी के अपर्दन की वजह से। ठीक है, आप इस चैप्टर के बिल्कुल मिड पार्ट में आ चुके, तो आपको पता होगा कि नदी अपर्दन का कार्य किस तरह से करती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसके प्रीवियस टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम दूसरा कहें तो दूसरा ये जो बना होगा, ये हो सकता है ये वेदरिंग से बना हो। ठीक है, अब वेदरिंग क्या होती है, तो भाई देखिए जो वेदरिंग होती है, ये भी एक तरह से अपर्दन का काम ही करती है, लेकिन अलग है। अलग कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि मान के चलिए कि यहाँ पर ये टूटा होगा। ओके, मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अपक्षय, ये मान के चलिए अपक्षय किस तरह से हुआ होगा, यहाँ पर मान के चलिए ये होगा चूना पत्थर का एरिया। अब पानी इसके संपर्क में आया होगा, ये पूरी जगह पानी के अंदर डूब गई होगी, और जो जितना जो चूना पत्थर वाला जो पार्ट है, वो इतना यहाँ से वो कट गया होगा। ठीक है, या फिर ये जो नेचुरल ब्रिजेस है कुछ इस तरह से बने होंगे। लेकिन जो इसका जो सबसे जो मोटा जो कारण है कि ये नेचुरल ब्रिजेस बने किससे होंगे, तो ये मोटा कारण एक ही है, वो है नदी के अपर्दन द्वारा। ठीक है, वैसे तो किसी भी कारण से बन सकते हैं, लेकिन जो मोटा रीज़न है, जो प्रमुख कारण है, वो होगा नदी के अपर्दन के कारण इस तरह के नेचुरल ब्रिजेस बने होंगे। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पूरा आधा चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बना होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा हिमनदीय प्रक्रिया, यानी कि ग्लेशियल प्रोसेस। तो देखिए हिमनदीय प्रक्रियाओं को समझने से पहले आपको हिमनद क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो जान लेते हैं कि हिमनद की परिभाषा क्या है। चलिए फिर समझते हैं। एक ग्लेशियर क्रिस्टलीय बर्फ चट्टान, तलछट और अक्सर तरल पानी का एक बड़ा 12मासी संचय है, जो भूमि पर उत्पन्न होता है और अपने स्वयं के वजन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान के नीचे चला जाता है। आमतौर पर ग्लेशियर मौजूद होते हैं और उन क्षेत्रों में भी बन सकते हैं। तो देखिए मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि भाई हिमनद क्या होते हैं। देखिए आपके सामने इमेज है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। अब जैसे कि हिमनद एक्चुअली में आपको जो देखने को मिला, आप इस फोटो को डिस्क्राइब कीजिए। देखिए जैसे कि ये पूरा जो एरिया, ये एरिया किससे बना हुआ है, बर्फ़ से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पिघली हुई बर्फ़ भी आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पानी का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, है ना। तो पहली बात तो जो हिमनद होते हैं वो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, और जहाँ पर पहाड़ होते हैं, मान के चलिए ये पहाड़ है, तो यहाँ पर अगर बर्फ़ की ज़्यादा लेयर इकट्ठी होती चली जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो बर्फ़ का जो पहाड़ होगा, यहाँ से बर्फ़ भी टूट के गिरती होगी। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको एकदम सिंपल में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
हिमनद की अपर्दन प्रक्रिया। आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि हिमनद के अंदर भी अपर्दन की प्रक्रिया होती है। अभी तक आपने बहुत बड़ा पार्ट देखा होगा कि जो इरोजन, जो अपर्दन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा था, वो हो रहा था नदियों के माध्यम से। तो देखिए नदियों के माध्यम से तो अपर्दन हो ही रहा है, लेकिन जो हिमनद से जो अपर्दन हो रहा है वो नदी की तुलना में थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको अपर्दन की प्रक्रिया आपको भी देखने को मिलेगी। चलिए फिर जानते हैं कि हिमनद के द्वारा अपर्दन किस तरह से होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक प्रवाहित होते हैं। तो देखिए जो हिमनद है, ठीक है, इसके अंदर जो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन जो देखने को मिल रही है वो बहुत ही कम होती है। जैसे कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो इनका प्रवाह कहाँ तक होता है, सिर्फ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है किलोमीटर तक यहाँ पर परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बल्कि कुछ ही मात्रा में होता है। चलिए अब ये जो प्रवाहित जो बर्फ का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवहन हो रहा है ये किसके कारण होता है, ये होता है गुरुत्व बल के कारण। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मान के चलिए पहाड़ है, यहाँ से जो बर्फ जो गिरेगी ये किससे गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यहाँ पर गिरेगी। गुरुत्व बल के कारण हिमनदों में अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके कारण हिम के तल में छोटे छोटे पत्थरों का भी अपर्दन होता है। चलिए फिर देखिए हम यहाँ पर पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। मान के चलिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये ऐसे पहाड़ है। अब देखिए अब हो क्या रहा है, इसके अंदर ये जो पहाड़ों के ऊपर ये जो बर्फ़ की जो लेयर जो बनी हुई है, जब इस लेयर जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसका जो पहला कारण क्या होगा, क्यों आ रही है जी, ये आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी कि जी फोर्स के कारण। ठीक है, जब ये बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या छोटी छोटी चट्टानें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यानी कि जो अपर्दन सिर्फ यहाँ पर बर्फ का ही नहीं हो रहा है, बल्कि बर्फ के साथ साथ छोटी छोटी चट्टानों का भी यहाँ पर अपर्दन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए किनारों पर घर्षण ज़्यादा होने के कारण सबसे अधिक अपर्दन किनारों पर ही होता है। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर मालूम होगा, मान के चलिए कि अपर्दन कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए कि जब अपर्दन यानी कि बर्फ जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, कुछ इस तरह से गिर रही है, तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कहाँ होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा घर्षण होगा किनारों की तरफ, क्योंकि जब पदार्थ यहाँ से बह रहे हैं तो फिर होगा कि जो पदार्थ जो चट्टान है, चट्टान क्या आएंगी, इनसे टकराएंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो घर्षण होगा, जो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर अपर्दन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम अपर्दन कहाँ होगा, बीच वाले पार्ट में सबसे कम अपर्दन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो फिर इसके अंदर सबसे ज़्यादा अपर्दन कहाँ होता है, किनारों की तरफ, और सबसे कम होता है बीच की तरफ, क्योंकि बीच में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर्दन देखने को मिल रहा है। अब ये अपर्दन कई सालों तक, साल मतलब 10 साल 15 साल नहीं, कई हजारों सालों तक या फिर लाखों सालों के दौरान ये जो पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये पहाड़ पहले छोटे पहाड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इनका अपर्दन और भी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण ये मैदान किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पहाड़ कन्वर्ट हो जाते हैं मैदानों के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हिमनदों में होने वाले निक्षेपण व अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ढाल इतने निम्न पड़ जाते हैं कि वहाँ पर संचलन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, देखिए इसको आप बड़ा ध्यान से समझिए। इसके अंदर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है निक्षेपण और एक है अपर्दन। निक्षेपण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी जगह पर जो चीज़ हम डंप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अपर्दन का मतलब क्या होता है, अपर्दन का मतलब होता है
वस्तुओं का टूटना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए मान के चलिए कि ये हमारा एक पहाड़ है, ठीक है। अब देखिए जो अपरदन की जो प्रक्रिया है, अपरदन की प्रक्रिया कहाँ पे होंगी, इन ढालों की तरफ। अब यहाँ पर अपरदन क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या लग रहा है, जी फोर्स लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पावर लग रही है, जिसकी वजह से पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि हमारी जो बर्फ़ है, अब बर्फ़ जहाँ पर भी जाके इकट्ठी होगी, मान के चलिए इस जगह पर ये इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब जिस जगह पर इकट्ठी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन। तो आपको समझ में आ गया निक्षेपण क्या होता है और अपरदन क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हिमनदों में होने वाले निक्षेपण व अपरदन की प्रक्रिया के कारण ढाल इतने निम्न पड़ जाते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, पहाड़ों पर अपरदन की क्रिया और निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण हो क्या रहा है, इसके जो ढाल है वो पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। ये ढाल इतने ज़्यादा खत्म हो जाएंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह की मूवमेंट होनी ही बंद हो जाएगी। इस प्रक्रिया को आप एक इमेज के माध्यम से समझिए। अब देखिए आपके पास ये जो इमेज है, इस इमेज में क्या है कि देखिए यहाँ से सोचिए, यहाँ से तो ढाल ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरोजन भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जो अपरदन यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और जो मुझे निक्षेपण की प्रक्रिया, निक्षेपण यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वस्तुओं का, पदार्थों का जो मटेरियल है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डंप हो रहा है, यानी कि डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो ढाल है, यहाँ पर ढाल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम निम्न हो जाएंगे, यानी कि खत्म होने वाली स्थिति में यहाँ पर होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मूवमेंट आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ढाल खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे मूवमेंट भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तथा निम्न पहाड़ियों पर निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी द्योत यानी कि आउटवॉश प्लेन रह जाता है, ठीक है जी। देखिए अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको इमेज में आपको यहाँ पर बड़ी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इस वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपरदन यानी इरोजन भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर निक्षेपण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, बल्कि यहाँ पर ढाल ख़त्म होने की कगार पे है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम ही होगी, ठीक है। जहाँ पर ये पदार्थ निक्षेपित किया गया है, यानी कि ये जो डिपोजिशन वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे आउटवॉश प्लेन, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि अब आउटवॉश प्लेन होता क्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर समझ रहे थे कि भाई हिमानी यानी कि जो हमारी जो हिमनद है, हिमनद से क्या होता है, अपरदन होता है। हमने समझा कि भाई अपरदन किस तरह से, उस तरह का हमने प्रोसेस देखा। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हिमानी से जो अपरदित है, यानी कि जो हिमनदों से, जो ग्लेशियर से जो 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 इरोजन हो रहा है, उस इरोजन के कारण अब किस किस तरह के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ग्लेशियल के इरोजन से हमें 3 प्रकार के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा सर्क, इसको इंग्लिश में भी हम कुछ यही बोलते हैं। दूसरा होगा हमारा हॉर्न, और तीसरी होगी हमारी हिमनद घाटी। तो फिर चलिए जानते हैं सर्क के बारे में। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, इससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये तो है हमारे हॉर्न, इसको तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं हम इसे, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में जो भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं। चलिए जी, तो फिर आपको ये जो सर्क देखने को मिलते हैं, ये आपको कुछ पहाड़ों के इस वाले पार्ट में आपको यहाँ पर सर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे आती हुई सड़क को काटती है। देखिए जब भी बर्फ, मान के चलिए देखिए बर्फ होती है यहाँ पर, ठीक है, जब भी बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये जो सर्क, ये जो आपको ये जो फॉर्म देखने को मिली, जो आपको जो लैंड फॉर्म देखने को मिलती है, इसको सर्क बोलते हैं। ठीक है, जब ये बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इस सर्क को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, ओके सर्क। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए कि सर्क का शेप कैसे होता है, किस तरह की आकृति होती है। तो देखिए सर्क कैसे होते हैं, गहरे होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, ये आकार में काफ़ी लंबे होते हैं और एक चौड़े गर्त होते हैं। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, ये चौड़े होते हैं और इनका जो शेप होता है या तो ये एकदम सीधी होंगे दीवार की तरह, या तो अवतल होंगे। अवतल कैसा होता है, अंदर की तरफ झुका हुआ। देखिए या तो ये अंदर की तरफ झुके होंगे। ठीक है, तो इसी तरह के शेप वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। अगर देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई सर्क की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए कुछ ऐसी खास डेफिनेशन है नहीं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ही आप बता दोगे तो बस इसके यही है। कुछ एनसीईआरटी में कुछ इसकी खास डेफिनेशन इसके अंदर दी नहीं गई है, इसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बताए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर, बर्फ के पिघलने के बाद जल से भरी झील भी इस गर्त में गिरती है, जिसके कारण झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील भी हम इसको बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब इसका शेप कैसा होता है, मैंने अभी आपको बताया गहरे होते हैं। ठीक है, ये गहरे गड्ढे होते हैं और या फिर हो सकता है ये सीधे हों या फिर अंदर की तरफ झुके हुए हों। जब ये बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाती है तो एक खाली गड्ढे होते हैं। तो खाली गड्ढे हो जाने के कारण अगर ऊपर से नदी इन सर्क के अंदर जाती है तो हम क्या बोलते हैं इसे, उस नदी को हम बोलते हैं सर्क झील बोलते हैं या फिर नदी बोलते हैं, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, अगर पानी, अगर ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये झील नहीं है, ये मैंने नदी लिखा होगा तो गलती से आ गया होगा। ठीक है, ये सर्क झील बोलते हैं, सॉरी नदी बोलते हैं। अगर यहाँ से अगर नदी बह रही होगी और इस गड्ढे के अंदर जाएगी, सर्क के अंदर जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्क नदी बोलेंगे। ठीक है, अगर झील कोई बह रही होगी और इस गड्ढे के अंदर घुस जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे टॉर्न झील, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। तो फिर आज की वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमनद अपर्दित स्थल रूप के और विशेष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम जानेंगे हॉर्न क्या होता है, हिमनद घाटी के अंदर की जो विशेषताएं होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाकी की वीडियो में हम देखेंगे तरंगे व धाराओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके और भी कुछ पार्ट्स आएंगे, तो सभी पार्ट्स आप टाइम टू टाइम देख सके उसके लिए करना है आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।